Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter 8 of Political Science for BA third semester students of Punjab University Chandigarh, and the chapter name is Office of the President. In this chapter we learn about the process of the election of President in India, what are his qualification and the tenure and the various features of the President of India. Firstly we have start with the President of India. Article 52 states that कि आपका जो आर्टिकल 52 है वो क्या बताता है आपको, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान दे रखा है. तो प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. सबसे बड़ी बात पहले, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है आपका. देखो, हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका प्रेसिडेंट. अब जब भी कोई बात आती है कि हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो देखो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस फॉर्म में होता है. सबसे बड़ी बात जो आपका प्रियम्बल है वो क्या बोलता है, अगर आपने प्रियम्बल वाला चैप्टर को देखा होगा उसमें लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. दो यहाँ रिपब्लिक का जो मतलब है ना, वर्ड है आपका एक रिपब्लिक है. रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ की स्टेट का जो हेड ऑफ द स्टेट होएगा वो इलेक्टेड होगा, चाहे डायरेक्टली इलेक्ट हो चाहे इनडायरेक्टली इलेक्ट हो. इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली क्या है, इलेक्ट होता है लोगों के द्वारा. लोग उसे डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं. किसके द्वारा वोट पड़ती है, एमपीज और एमएलएस के द्वारा. किन्हें वोट पड़ती है, प्रेसिडेंट को वोट पड़ती है. हम उसका पूरा मेथड देखेंगे इस चैप्टर में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है. उसके बाद देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट के. अगर आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. आर्टिकल 58 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि देखो, 52 क्या बोल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बता दी प्रेसिडेंट की, आपका इंडिया में प्रेसिडेंट होगा. कौन बन सकता है, 58 बताता है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, भारत का नागरिक होना चाहिए. ही मस्ट हैव अबव 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब उसने अपनी उम्र के 35 साल पूरे कर चुका होना चाहिए. ये नहीं 35वें साल में चल रहा है वो, नहीं, उसके 35 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए. वो 36 में चल रहा हो, 37 में, 38 में, सो ऑन, मतलब 35 उसके कंप्लीट हो जाने चाहिए. ही मस्ट पोजेस ऑल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा. वो जैसे लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ना, उसके वो वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे 25 साल की उम्र में और उसका इनरोलमेंट वहाँ, तो ये सब चीज़ें. ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट. देखो, उसने किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो सेंटर की जॉब हो चाहे वो स्टेट की जॉब हो इंडिया के अंदर, वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट का या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होना चाहिए. अब देखो, उसके बाद क्या आता है आपके पास कि टेन्योर. देखो, जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है ना वो फिक्स्ड होता है फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स. 5 ईयर्स के लिए आता है. वो री इलेक्शन वगैरह का कंसेप्ट है कि दोबारा बन सकता है वो, पर उसका फिक्स टेन्योर क्या 5 ईयर्स का टेन्योर है. उसके बाद अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट देखो खाली हो जाता है तो आर्टिकल 56 क्लोज 1 बोलते हैं, जैसे अगर सोचो प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हो जाए अपने टेन्योर के बीच में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट डाइज इन हिज ऑफिस. ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के ही डेथ हो उसकी. ऑफिस टेन्योर चल रहा हो 5 साल का उसका, उसके बीच में उसकी डेथ हो जाती है, इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट डाइज इन हिज ऑफिस, या वो मर जाए. देखो, सेकंड है कि अगर वो क्या हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे अपना वाइस प्रेसिडेंट. मतलब कि क्या है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे दे वाइस प्रेसिडेंट को, हु इन टर्न इन्फॉर्म द स्पीकर को इन्फॉर्म कर दे लोकसभा के. तो इससे क्या होता है कि यहाँ भी ऑफिस खाली हो गया प्रेसिडेंट का, वो रिजाइन करके चला गया. सेकेंडली उसकी डेथ होगी. थर्डली क्या है, प्रेसिडेंट रिमूव हो जाए इम्पीचमेंट के द्वारा. इम्पीचमेंट के द्वारा मतलब कि जब उस पर इम्पीचमेंट का जब प्रोसेस कब चलता है प्रेसिडेंट पे, जब उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है ये उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा काम किया तो इम्पीचमेंट चल जाती है. पर ये एक वेग कंसेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे कैसे. अब देखो कैसे फिल कैसे करेंगे हम जो वैकेंट ऑफिस है, आर्टिकल 62 के तहत हम कैसे फिल करेंगे. देखो, आर्टिकल 62 बोलते हैं दैट द इलेक्शन ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर. अगर आपका अबव सिचुएशंस हो गई है, जो आपकी 3 वाली अबव सिचुएशंस थी, ये कुछ भी हो जाता है, तीनों में से एक भी हो जाती है, तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो जाएगा.
तो वो कह रहे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ना, उसके टेन्योर के कंप्लीट होने से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। और जब वो खाली होता है तो कौन बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, प्रेसिडेंट सक्सीड उसकी जगह ले लेता है, पर 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने ज़रूरी है इस चीज़ में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद देखो क्या है, रिमूवल का कंसेप्ट वही है, 2/3 से कम लोग नहीं होने चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, 14 दिन का नोटिस देना है प्रेसिडेंट को। रिमूवल का कंसेप्ट किस में दे रखा है, आर्टिकल 61 में। और 1/4 ऑफ द जो स्ट्रेंथ, जब इम्पीचमेंट के लिए आप नोटिस वगैरह दे रहे हो या प्रोसेस चल रहा है, तो हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 है वो प्रेजेंट होना जरूरी है। और जो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो मोशन पास करेंगे कि इसे इम्पीच करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये था। क्रिटिसिज्म क्या है रिमूवल का, कि ये वेग कंसेप्ट है। क्यों वेग कंसेप्ट है, कि हम कैसे पता लगाएंगे उसने कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पिरिट को हानि पहुंचाई है ना। ये तो कहीं लिखा नहीं, क्वालिफिकेशन लिखी है देखो कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रेसिडेंट ये हो सकता है, अगर वो ये उसके बाद ये क्वालिफिकेशन है तो ये बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। पर ये कभी लिखा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो ये काम करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ एनी पार्ट इन दिस प्रोसेस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव फुल पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं कि उनको स्टेट लेजिस्लेचर है, जो आपकी विधानसभाएं हैं, उन्हें इलेक्शन के टाइम तो पूछते हैं, पर जब रिमूवल की बात आती है तो उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती। थर्ड है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनसे भी नहीं कुछ पूछा जाता है। ये क्लियर इन्वेस्टिगेशन होएगी चार्जेस की, ये भी पक्की बात नहीं है। उसके नोट क्लियर एज टू व्हाट एंड हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, प्रेसिडेंट का क्या, कौन डिफेंस लेगा, कुछ क्लियर नहीं बताया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक नो मेंशन ऑफ द वही बात है, डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मेंशन लिखा है। एज द प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन और प्रोलॉग द पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट का सेशन है वो कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट ही बुलाता है। अगर डिसॉल्व करनी है लोकसभा को, ही माइट यूज कर लेगा अपनी पावर इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये सब कुछ। सब उसके बाद आते हैं सैलरी कितनी मिलती है, उसको सैलरी कहाँ से वो ड्रॉ करता है, मेन बात ये इंपॉर्टेंट है, कितनी मिलती है बात की बात है। उसको सैलरी निकालते कहाँ से हैं, उसकी सैलरी निकालते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो यहाँ बुक में नहीं लिखा है, पर 2 टाइप्स के फंड होते हैं इंडिया के अंदर। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कहता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कंटिजेंसी फंड होता है वो आपका होता है फॉर इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, जैसे इमरजेंसी आ गई देश के अंदर, कोई ऐसी विपदा आ गई, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में कोई ऐसे हमारे पास सोर्सेज नहीं है, अब इंडिया के पास पैसे नहीं है, तो हम कहाँ से निकालेंगे, फिर इमरजेंसी हमारे पे इतनी ज़रूरत पड़ गई, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम ये काम नहीं कर सकते, वो निकालेंगे हम कंटिजेंसी फंड से निकालेंगे। ठीक है, तो और प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी, आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। देखो प्रेसिडेंट के पास स्पेशल प्रिविलेजेस कौन सी होती हैं, ये जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा आता है, व्हाट आर द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 361 आपको देता है स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट क्या है, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अपने टेन्योर के अंदर वो कोर्ट ऑफ लॉ को प्रेसिडेंट क्या होगा, आंसरेबल नहीं होगा। किसके लिए आंसरेबल नहीं होगा, कि उसने अपने पावर और फंक्शन को कैसे यूज करा है। वो अरेस्ट नहीं हो सकता क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, सेकंड पॉइंट है, अपने टेन्योर के दौरान। थर्ड पॉइंट है कि अगर उस पर सिविल प्रोसीडिंग अगर चलानी है, कोई सिविल केस चलाना भी है, तो उसे 2 महीने का क्या देना है, अपने प्रायर नोटिस देना है, उसे 2 महीने का प्रायर नोटिस देना है प्रेसिडेंट को, अगर उस पर कोई सिविल प्रोसीडिंग चलानी है। अब उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्या मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, कि उसका इलेक्शन कैसे होता है। देखो सबसे बड़ी बात है, आर्टिकल 55 क्लोज 3 बोलता है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। आपने इसमें 2 वर्ड याद रखने हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, और ये होता है आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इस तरीके से होता है। अब इसका हम पूरा एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप देखो वोट वैल्यू समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट डालते हैं। देखो सबसे पहले वोट कौन डालेंगे, यहाँ किसका प्रोविजन होता है, आपका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमेशा कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, लोग डायरेक्ट तो वोट डालने जा नहीं रहे, अब प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा ये देखना हमने। देखो इसमें देखो क्या होएगा, अब इसमें प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड होता है वो
3 लोगों के द्वारा होता है। वो 3 ऐसे बड़े बड़े पर्सन हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहले कौन से हैं? वो मेंबर है इलेक्टोरल कॉलेज इन्हें बोलते हैं। इस कमेटी को क्या बोल रहे हैं? इलेक्टोरल कॉलेज बोल रहे हैं, जिनके द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है वो किसे बोलते हैं? वो कौन सा कॉलेज है? इलेक्टोरल कॉलेज है। अब उस इलेक्टोरल कॉलेज में देखो कौन कौन होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके इलेक्टेड आएंगे लोग, नाम ही देखो इलेक्टोरल है, नॉमिनेटेड नहीं हम डालेंगे इसमें, इलेक्टेड आएंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल स्टेट असेंबली, जितनी भी स्टेट है, राज्य हैं, उनके अंदर विधानसभाएं हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर। देखो यहाँ हमने इलेक्टेड क्यों चूज करे, नॉमिनेटेड क्यों नहीं चूज करे? देखो नॉमिनेटेड कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो वो तो प्रेसिडेंट के फेवर में ही वो हमेशा वोट डालेगी, तो ये अनफेयर होगा। तो इसलिए नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं वो अलाउ नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं? देखो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। को जैसे आपकी रेखा होगी, सचिन तेंदुलकर हो गए, स्किल और एक्सपर्टाइज वाले, ये क्या होते हैं? नॉमिनेटेड है। इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कि आपने अच्छा काम करा अपनी अपनी फील्ड में, तो आप पार्लियामेंट के राज्यसभा में अपर हाउस में बैठ सकते हो। ठीक है, 12 कौन हो गए आपके वहाँ राज्यसभा में नॉमिनेटेड हो गए। 2 आपके लोकसभा में हो गए एंग्लो इंडियन, जिन्हें हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलती है 2, तो ये 14 मेंबर यहाँ से हट चुके हैं। उसके बाद आप क्या होते हैं कि एक मेंबर आपका एंग्लो इंडियन हर स्टेट असेंबली में होता है नॉमिनेटेड, तो वो उन्हें भी हटा देते हैं। तो हमेशा कौन से आएंगे इलेक्टोरल कॉलेज में? आपके इलेक्टोरल कॉलेज में हमेशा आएंगे आपके इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल स्टेट असेंबली, जितनी भी स्टेट की असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो 3 स्टेप फॉर्मूला है इसके लिए। अब हमने देख लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। अब इसका क्या होता है? 3 स्टेप फॉर्मूला बोलते हैं हम इसे। 3 स्टेप फॉर्मूला में क्या होता है कि वोट वैल्यू, अब उनके वोटों की वैल्यू क्या आएगी कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ 1 MLA, एक MLA की वोट की वैल्यू कितनी होगी। अब हम देख लेते हैं जो 3 स्टेप फॉर्मूला है जो यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो कौन सा है? 3 स्टेप्स फॉर्मूला। सबसे पहले इस फॉर्मूला में आता है आपका वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MLA, कि एक MLA की वोट की क्या वैल्यू होगी। सेकंड आती है वोट वैल्यू ऑफ स्टेट की, पूरे स्टेट की क्या वैल्यू होगी। एक MLA की निकालने के बाद से मल्टीप्लाई करते तो उसकी स्टेट की आ जाएगी। उसके बाद निकालेंगे हम वोट ऑफ वैल्यू ऑफ एक MP, कि एक MP की वोट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। MLA की एक की निकालेंगे, MLA तो देखो स्टेट का होता है, तो हम वोट वैल्यू पूरी स्टेट की निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? वोट वैल्यू के MP की। MP मतलब आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर क्या यूज होते हैं आपके पास? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि इसकी वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स, जो आपके स्टेट के लेजिस्लेटिव वो है मेंबर्स हैं, उनकी वोट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? MLAs की। सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जितनी जनसंख्या है स्टेट की, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs, कि उस स्टेट के कितने इलेक्टेड MLAs हैं उसे डिवाइड कर देंगे फर्दर 1000 से। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर निकालने हैं ना टोटल इलेक्टेड MLAs कितने हैं, तो यहाँ लिख रखे हैं देखो एक टेबल में, कि देखो आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, इसके टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? 294 है। वोट वैल्यू उसकी 148 है। टोटल वोट्स इतनी आ जाएगी पूरी स्टेट की, ये पूरे स्टेट की है। पर हमें तो ये टेबलर फॉर्म में दे दिया, हम निकालना इसे सीखते हैं। हमने बस क्या लेना है कि इसके इलेक्टेड MLAs कितने हैं? 294 है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सबसे कम है, 60 है इलेक्टेड MLAs। तो हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल लेके, और इन्होंने यहाँ किसका लिया? पंजाब स्टेट का लिया इलेक्शन का। हम लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की देखो जो पॉपुलेशन थी 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखनी हमने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की क्या देखो यहाँ लिख रखा है 1971 का सेंसस यूज करेंगे हम पॉपुलेशन देखने के लिए स्टेट की सबसे पहली बार। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है? हम सबसे पहले पॉपुलेशन रखेंगे, तो वो कितनी थी? 4,68,000 थी पॉपुलेशन, ये मैं डाटा लिया था। उसके बाद इसके इलेक्टेड MLAs कितने हैं? 60 हैं। उसे हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे
इसको हम सब कुछ निकाल के कितना आ जाएगा आपका 7800 के करीब, यहाँ 7800 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाय ये अपना हो गया 100। उसके बाद देखो इसके कितने आ जाएंगे, जितनी इसकी वोट वैल्यू निकाल के आ जाएंगी ना उसके, अगर हम इसका बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल लें तो यहाँ देखो टोटल दे दिया है इसने, यहाँ आपका यहाँ टोटल शो हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का। वैसे ही हमने फॉर्मूला लगा, पहले इसकी पॉपुलेशन रखी, इलेक्टेड रखे, डिवाइड बाय 1000, जो इसका सम आ जाएगा, एक वोट वैल्यू एक 8 आ जाएगी और उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480। अब निकालते हैं, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको जिससे सबको समझ आ जाए कैसे। देखो कैसे निकाला, अरुणाचल प्रदेश का ही लेते हैं, यही आराम से समझ आ जाएगा सबको क्योंकि इसकी फिगर्स भी है ना हमारे पास। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी, 4,68,000 थी, ठीक है ये थी। इलेक्टेड एमएलए जिसके कितने हैं, 60 हैं। इसे डिवाइड किससे कर दिया हमने, फर्दर 1000 से, ठीक है। तो हम ये 0 0 ऐसे कैंसिल करके जो इसका पूरा सम टोटल आ जाएगा। देखो अब देखो कैसे, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे ना, ये ना बार बार स्क्रीन पीछे जा रही है, 2 मिनट रुको। ये हो गया 60, इसके इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड बाय 1000 करा तो इसको सब कुछ ये करके आ जाएगा 7800। 7800 को डिवाइड कर देंगे हम फर्दर 1000 से, जो ये लिखा था हमने, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका अराउंड अप्रोक्स हो जाएगा 7.8। तो देखो 7.8 आपकी वैल्यू आ रही है एक एमएलए की वोट वैल्यू की। तो एक एमएलए की वोट वैल्यू हमने 8 मानी, अप्रोक्स 7.8 को अप्रोक्स करो तो 8 आ गई। ये हमने निकाली एक एमएलए की। देखो अगर हम यहाँ देखें ना, हमारे डाटा के अकॉर्डिंग भी यहाँ भी 8 ही है। अब देखो एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और अगर हमने पूरे स्टेट की निकालनी है तो उसे स्टेट की इलेक्टेड एमएलए से मल्टीप्लाई कर, इलेक्टेड कितने 60 है तो 6 8 48, ये 480। टोटल अरुणाचल प्रदेश के जो आते हैं इलेक्टेड एमएलए की वोट वैल्यू 480 है। देखो यहाँ आ गया 480। तो हमें निकालना सीख लिया कि एक एमएलए की निकालेंगे और स्टेट की निकालने के लिए इलेक्टेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, पूरे स्टेट की आ जाएगी। ये आगे समझ। अब उसके बाद देखते हैं वोट वैल्यू ऑफ एमपी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके कौन आते हैं, मेंबर्स आते हैं आपके लोकसभा के और आते हैं आपके राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स सिर्फ। तो देखो जो लोकसभा में आपके इलेक्टेड मेंबर हैं वो है आपके 543 इलेक्टेड हैं, क्योंकि 2 हमने माइनस कर दिया एंग्लो इंडियन, वो नॉमिनेटेड थे। और 233 आपके क्या है, इलेक्टेड है राज्यसभा में, क्योंकि 12 हमने माइनस कर दिए 245 में से, वो नॉमिनेट थे। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आपका सम आता है 776। तो इलेक्टेड टोटल मेंबर्स कितने हैं, एमपी कितने हैं पार्लियामेंट में, 776 आपके टोटल हो गए एमएलए। और अब देखो उसके बाद कि अगर इनकी वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम एमएलए की वोट वैल्यू का भी देखो फॉर्मूला दे रखा है, एक एमएलए की नहीं एमपी की। एमएलए की तो हमने देख ली, एमपी कैसे निकालेंगे, टोटल वोट्स ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जितनी स्टेट लेजिस्लेचर की टोटल वोट वैल्यू सारी स्टेटों को निकालने के बाद एक सम आता है, वो सम है 30 स्टेट्स का सम कितना है 549474। मतलब क्या है, इसी तरह देखो टोटल वोट, जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश की निकाली ना वोट वैल्यू पूरे स्टेट की 480, अब जैसे अगर हम 30 स्टेटों की निकालेंगे ना अपने अकॉर्डिंग, तो आपको 30 स्टेटों की निकालने तो बैठोगे नहीं आप, ये तो पूरा 3 घंटे के पेपर का यही क्वेश्चन थोड़ी आप अटेम्प्ट करोगे। तो उसके बाद क्या है, आपको एक सम नंबर होता है इसका, 30 स्टेट का कितना है इसका नंबर वोट वैल्यू, वो है 549474, जो इसके क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। अब देखो उसके बाद क्या है, ये लग दिया अपने, देखो 549474। अब डिवाइड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो 776 थे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई, एक एमपी की वोट वैल्यू आ गई आपके पास 708। एक एमपी की कितनी वोट वैल्यू आ गई आपके पास 708। तो आपने एमपी की वोट वैल्यू निकाल ली, एमएलए की निकाल ली और स्टेट की निकाल ली। इसका मतलब हमारे क्या हो, टोटल हमने फिगर कंप्लीट कर ली जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होगी। अब देखो यहाँ निकालने के बाद देखो टोटल वोट्स गिवन जो होंगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो कितनी होंगी आपकी, कितनी होगी टोटल वोट्स कितनी होंगी आपकी, लेजिस्लेचर की भी ऐड कर लेंगे हम 549408 और यहाँ से आपकी 54 प्रेसिडेंट की इलेक्शन में ये होगी, एमपी की होगी ना, एमपी की कितनी होगी आपकी टोटल, कैसे निकाली 708 को मल्टीप्लाई कर दिया 776 से, एक एमपी की निकाल ली
तो 776 एमपीओ की निकालनी है तो कितनी फिगर आ जाती है, 549408 आ जाती है टोटल फिगर आपकी। उसके बाद देखो आपने एमएलए की कितनी थी, पूरे स्टेट्स की वो थी 549408 के करीब थी। उसके बाद इसकी भी आगे 549408, तो इनका जो सम टोटल आता है वो आ जाता है आपका 1098 के करीब। देखो यहाँ लिख रखा है ये सारा सिस्टम, ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये है इसका सारा सिस्टम कि कैसे हमने वोट वैल्यू निकाली। अब देखो जो मेन चीज़ है समझने की वो है ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये तो आप बुक से भी देख के समझ गए, फॉर्मूला पुट करना है आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, कैसे होता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग क्या है। देखो जो विनर होएगा ना प्रेसिडेंट बनने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको क्या बनना है, उसे 50% प्लस 1 वोट एक्स्ट्रा लेनी है। जिसने अगर विनर बनना है 50% प्लस 1 वोट एक्स्ट्रा लेनी है, वही विनर बनेगा। ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम देखो इसलिए हमने चुना गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ना एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो क्या हम उनकी वोट्स को, जो एलिमिनेट होता है उसकी वोट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और हम वोट कैसे देते हैं, हमारे एमपी एमएलए जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे वो वोट देता है अपने प्रेफरेंसेस की, कि ए को मैं पहली प्रेफरेंस दे रहा हूँ, सी को दूसरी दे रहा हूँ, बी को तीसरी दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग। अगर ए नहीं बना तो सी को तो मेरी प्रेफरेंस है, अगर सी नहीं चाहता मैं तो थर्ड नंबर पे मैं चाहता हूँ कि बी बन जाए। तो ये होता है प्रेफरेंस। ये समझ आ गया। प्रेसिडेंट को जीतने के लिए कितनी वोट चाहिए थे, 50% प्लस 1। उसके बाद देखो कैसे हम प्रेफरेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। ये 4 लोग हैं, 4 लोग आए हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब एमपी एमएलए ने कैसे वोट दी, इसे पहली प्रेफरेंस मिल गई, इसे मिल गई दूसरी प्रेफरेंस, बी को मिल गई आपकी तीसरी प्रेफरेंस, और डी को आपको चौथी प्रेफरेंस मिल गई, ठीक है। ये आपकी होगी प्रेफरेंस सिस्टम, इसे बोलते हैं प्रेफरेंस दे दी। अब ट्रांसफरेबल क्या सिस्टम है, क्योंकि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे हो रही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। अभी तो प्रेफरेंस दे दी। अब देखो सोचो ये 100 वोट्स के लिए लड़ रहे थे, 100 वोट्स के लिए लड़ रहे थे। बड़ा छोटा एग्जाम्पल है कि जो ये इनकी वोट्स कितनी है टोटल, 100 वोट्स के लिए लड़ रहे हैं, 100 वोटों के लिए लड़ रहे हैं। ए को मिल गई तीसरी प्रेफरेंस, बी को मिल गई पहली प्रेफरेंस, सी को दूसरी और डी को चौथी प्रेफरेंस, ठीक है। अब देखो ए को कितनी वोट मिली, 20%, 20 वोटें मिल गई, 40 वोटें इसे मिल गई, 30 वोटें इसे मिल गई और 10 वोटें इसे मिल गई। अब देखो किसी के पास 51 वोट है, जीतने के लिए कितनी चाहिए, 51। किसी के पास नहीं, इसके पास 40 है, इसके बाद 20 है, इसके बाद 30 और इसके बाद 10 है। जिसकी सबसे कम वोट होंगी इसकी वोटें क्या हो जाएंगी, बट जाएंगी, क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएगा प्रेसिडेंट बनने की रेस से, और इसकी 10 वोटें बट जाएंगी। कैसे बटेंगी, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे अभी तो इन्हें प्रेफरेंस मिली हुई थी ना, 1 2 3 4। अब सोचो सेकंड राउंड में उन लोगों ने क्या दिया हो, बी को कौन सी प्रेफरेंस दे दी हो, 4th प्रेफरेंस दे दी हो, सी को 3rd प्रेफरेंस दे दी हो, तो इसकी जो 10 वोट है उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बट जाएंगी, क्योंकि प्रेफरेंस होती है चेंज होती है। अभी तो ये इतने लोग हैं, 3 लोग जो हैं, जो इतने लोग हैं वो 20 लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ए 3rd प्रेफरेंस पे रहे, 40 लोग हैं वो बी को चाहते हैं कि 1st प्रेफरेंस पे रहे। वैसे इन्होंने अपनी 2nd प्रेफरेंस भी दी होंगी किसी ना किसी को, तो इसकी वोटें हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगी। तो ये 10 वोटें कैसे बढ़ेंगी, फिर देखो उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो ए को 1st प्रेफरेंस भी मिल सकती है। तो जैसे कि अब देखो क्या हुआ कि सी को आधे लोगों ने कहा कि 2nd नंबर पे आए, पहले चाहते थे दूसरे नंबर, अब लोगों ने कहा कि ये ना अब इसे दे रहे हैं हम 2nd प्रेफरेंस में, इसे आगे कर दिया, तो इसको 5 वोटें मिल गई, इसको बी को 3 वोटें मिल गई, 10 की डिवाइड, इस ये तो खत्म हो गया ना, इसकी वोटें इनमें बट रही हैं उसे। और ए को कितनी मिल गई, 2 वोटें मिल गई, कि अब 2 लोग चाह रहे थे 2nd प्रेफरेंस में, ये दूसरे नंबर पे आए। यहाँ 5 लोग चाह रहे थे सी को, ये दूसरे नंबर पे प्रेसिडेंट बने, अगर ये नहीं बनता तो मतलब कि इसके बाद इतनी होगी प्रेफरेंस। अब इनके हम ऐड कर लेंगे, देखो कैसे, 20 + 2 मिल गई से एक्स्ट्रा, 40 + 3 मिल गई और 30 + 5 मिल गई, तो 35 होगी। कैसे ऐड करेंगे, ए को कितनी मिल गई, 20 + 2, इसको एक्स्ट्रा मिल गई 2 तो 22 होगी। बी को कितनी मिल गई, 40 + 3 43 होगी। सी को कितनी मिल गई, 30 + 5 तो कितनी होगी, 35 होगी। अब देखो अभी भी किसी के पास 51 का कोटा किसी ने टच करा, किसी ने नहीं टच करा, इसका मतलब अब 3rd प्रेफरेंस भी देखेंगे। अब देखो 3rd प्रेफरेंस में देखो क्या हुआ। अब देखो इसे अगर हम इरेज कर दें, ठीक है, इसे अगर हम इरेज कर दें,
तो कितना है, देखो अभी भी किसी को मिली नहीं 51% वोटिंग के लिए चाहिए ना जीतने के लिए। अब क्या हुआ कि अब सबसे कम वोटें किसके पास थी, आपकी ए के पास थी, 22 थी ए के पास, बी के पास 43 थी और सी के पास कितनी थी, 35 थी। डी तो एलिमिनेट हो गया था, उसकी वोटें बटी थी ना इनमें। अब देखो क्या हुआ, इसके पास सबसे कम वोट है, अब इसकी जो 22 वोटें इन दोनों में बट जाएंगी, 43 और 35 में। अब देखो थर्ड प्रेफरेंस में कई लोगों ने चाहा इसकी 22 वोटें, इसको हम चाहते हैं 10 मिले, इसे हम कितनी चाहते हैं, 10 मिले, और इसे हम चाहते हैं कि जो बची भी 12 मिल जाए इसके अकॉर्डिंग। तो जीत कौन गया यहाँ, बी जीत गया, इसकी होगी ना 53 होगी, इसकी इसके करीब होगी। तो ये कौन, इसने कोटा टच कर लिया आपका, 51 का क्रॉस कर गया, तो बी क्या बन जाएगा, आपका प्रेजेंट बन जाएगा। तो ये क्या था आपका सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम था। जो उसकी कम वोट होगी वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी वोटें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोग जितने चाहते होंगे एग्जाम्पल उसके अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएंगी। ये आपका कौन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या है, ये आपका ये एग्जाम्पल सारा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट का इलेक्शन में ये इलेक्टोरल कॉलेज, जब भी कोई पूछे प्रेजेंट का इलेक्शन तो आपने बताना है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। सेकंड आपने बताना है कि वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। थर्ड आपने बताना है उसका इलेक्शन किस तरीके से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है, 3 चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, ये आज हमने डिस्कस करा है इलेक्शन कैसे होता है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद हम फटाफट इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं कि स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहले वो नॉमिनेशन फाइल करेगा। नॉमिनेशन किसको फाइल करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को फाइल करेगा, इलेक्शन कमीशन में जो बैठते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद जो नॉमिनेशन वो अपने पेपर फाइल करेगा उसे जो उसके कौन से 15,000 की वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा। 50 लोग उसको प्रपोज करेंगे कि ये प्रेजेंट बने, और 50 लोग जो प्रपोज करा है जिन 50 लोगों ने उसे सेकेंड करेंगे, ये हम भी चाहते हैं ये प्रेजेंट बने। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फ्रेंड है ए, वो बनना चाहती है कॉलेज की प्रेसिडेंट। बी है उसकी फ्रेंड, ए की फ्रेंड है बी, वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ, मैं इसका नाम प्रपोज कर रही हूँ कि ये बने। अब सी है वो भी ए की फ्रेंड है। अब सी ने क्या कहा कि जो बी ने कहा है मैं भी वही बात कह रही हूँ कि मैं भी यही चाहती हूँ कि ए प्रेजेंट बने। तो ये क्या हो गया, ये प्रपोज कर रही है कि ए बने प्रेजेंट, और सी कौन है, ये सेकेंड कर रही है कि ए बने, जो उसकी बात को मान रहे हैं। ये सिस्टम होता है प्रपोज और सेकेंड का। तो प्रेजेंट के इलेक्शन में 50 मेंबर्स प्रपोज करेंगे, 50 मेंबर्स सेकेंड करेंगे, और 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा। उसके बाद उसके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होगी, फिर वही वोट मेथड कैसे होएगा, पोलिंग वगैरह होगी, इलेक्शन डलेगा। कोटा फिक्स है आपका, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 1+1+1, वही 51 का कोटा है। काउंटिंग हो आपकी वोट्स की होगी, प्रेफरेंस किसको मिलेगी। जब तक 51 का कोटा नहीं कंप्लीट होता तब तक हम प्रेफरेंस काउंट करते रहते हैं। पहली प्रेफरेंस में नहीं हुआ तो हम सेकंड काउंट करेंगे, जैसे हमने ABCD वाला एग्जाम्पल है, सेकंड में नहीं हुआ तो हम थर्ड काउंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। और इसमें एग्जाम्पल ये है दे रखा कि जो नीलम संजीवा रेड्डी थे, प्रेसिडेंट थे आपके, 6th प्रेसिडेंट थे, वो कैसे बिना किसी उनके किसी अपोजिशन में खड़ा ही नहीं था, तो वही उन्होंने फाइल करा पेपर और वही बन जाते। वो कौन थे, नीलमा संजीवा रेड्डी, वो ये थे। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद काउंटिंग होएगी, रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, और जो ओथ है प्रेसिडेंट की, अब देखो रिजल्ट वगैरह आ गया, तो जो ओथ है प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 16 में, वो कौन दिलाएगा उसे, शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का न्यायाधीश है, उच्च न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उसे शपथ दिलाएगा। कि क्या शपथ में क्या लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट को मैं मेंटेन करके रखूँगा, ये सब कुछ उसे बोलना पड़ेगा अपनी ओथ सेरेमनी में प्रेसिडेंट को। ठीक है, उसके बाद यही था प्रेसिडेंट का इलेक्शन था सारा। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, न्यू कंसेप्ट है, किस तरीके से होगा, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सेकंड प्रेफरेंस कंपलसरी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी फर्स्ट प्रेफरेंस में हो जाता है। नो पॉसिबिलिटी द इलेक्शन ऑफ नॉन पॉलिटिकल, जो नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होंगी उसका वो खड़ा ही नहीं हो सकता इलेक्शन में, क्योंकि MP MLA और इलेक्ट करेंगे ना उसे। स्मॉल स्टेट होती है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उनकी वोट वैल्यू बहुत कम निकलती है। जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश की निकाली थी, उसकी 400 सिर्फ 80 निकली है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बड़ा मुश्किल है समझना इस चीज़ को।
और स्मॉल स्टेट इग्नोर हो जाती है। तो इसमें यह है कभी कभी वो गलती भी कर देते हैं अपनी प्रेफरेंस देने में, उनकी वोट्स कैंसिल हो जाती है MP MLA की, क्योंकि वो कहते हैं किस तरीके से प्रेफरेंस देनी है, वो यहाँ की जगह नंबर लिख के अपनी स्टैम्प को यहाँ मार रहे हैं। तो स्टैम्प क्या होते हैं, जैसे आप स्टैम्प है यहाँ लिख रखा ना ABCD, उन्होंने क्या करा, उनको कहा था कि यहाँ स्टैम्प लगानी है, तो वो यही जो स्टैम्प है वो इसके मोहर पे लग जाएगी। वो स्टैम्प इस तरीके से आता है, वो यहाँ स्टैम्प लगा देते हैं ABCD का, तो जब वो फोल्ड गलत तरीके से करते हैं वो यहाँ स्टैम्प यहाँ भी लग जाती है, यहाँ भी, तो उनके यहाँ वोट कैंसिल हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि किसे वोट दिया है। तो यहाँ नॉलेज की भी कमी है, उनको समझाया नहीं जाता ढंग से। तो ये क्या, एक जो कंसेप्ट है बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की क्या है, और अगर हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं, क्या पोजीशन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।